आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी में खड़ी होती अवैध इमारतें बनी चुनौती। जेडीए की परिवर्तन शाखा के लिए बन गई है बड़ी चुनौती। ऐसा ही एक मामला है गोपालपुरा बाईपास का। यहां मेट्रो मानसरोवर स्टेशन के आगे खड़े कर दिए गए 10 शोरूम। कुछ समय पहले खड़े कर दिए 10 शोरूम। यहां पहले चलता था मैरिज गार्डन, लेकिन उसके स्थान पर जीरो सेटबैक पर शोरूम बना दिया गया। इनमें से कुछ शोरूम में तो शुरू किया जा चुका है व्यापार भी। मुख्य सड़क पर खुलते इन शोरूम्स के अलावा है और भी कई दुकानें। पीछे की तरफ भी बनाई गई है बड़ी दुकानें। जानकार सूत्रों के अनुसार रसूख के चलते किया गया है निर्माण और ये मामला एक पूर्व बीजेपी पार्षद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। क्या सचमुच कांग्रेस राज में भी बीजेपी पार्षदों का इतना रुतबा है? क्या मंत्री शांति धारीवाल करवाएंगे इस प्रकरण की जांच? ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से ये शोरूम बनाए गए उसको लेकर यकीनन सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर किसकी परमिशन से बनाए गए, या फिर जिस वक्त ये बन रही थी उस दौरान अधिकारी कहां पर थे। जेडीए की परिवर्तन शाखा के लिए ये चुनौती बड़ी होने वाली है। गोपालपुरा बाईपास का मेट्रो स्टेशन मानसरोवर स्टेशन के बीच में ये 10 शोरूम खड़े हैं। उस समय पहले ही ये खड़े किए गए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। तो सवाल यही कि जब ये शोरूम बन रहे थे उस दौरान अधिकारी कहां थे? ये भी सच्चाई कि उससे पहले इस जगह पर एक मैरिज गार्डन बना हुआ था, लेकिन अब उसके स्थान पर जीरो सेटबैक पर ये शोरूम बना दिए गए, यानी कि नियमों की पालना भी नहीं की। इनमें से कुछ शोरूम में व्यापार शुरू हो चुका है, यानी कि दुकानें जो बनी है उनको अलॉट कर दिया गया है। जिन्होंने खरीद दिया, जिन्होंने किराए पर दी, वो अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं। मुख्य सड़क पर खुलते इन शोरूम के अलावा और भी कई दुकानें बनाई गई। पीछे की तरफ भी बड़ी दुकानें बना दी गई हैं। अब जानकार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, रसूख के चलते निर्माण किया गया, लेकिन रसूख किसका, ये भी हम आपको बताते हैं। एक पूर्व बीजेपी पार्षद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब जाहिर है सवाल खड़ा होगा, एक पूर्व पार्षद है बीजेपी की, क्या वाकई में कांग्रेस राज में भी बीजेपी पार्षदों का रुतबा इतना बड़ा है कि वो इस तरीके से काम करते हैं? क्या मंत्री शांति धारीवाल इस प्रकरण की जांच करवाएंगे? इन शोरूम के खिलाफ कार्रवाई होगी, मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको तोड़ा जाएगा, सीज किया जाएगा, या फिर ऐसे ही चलने दिया जाएगा? और बात करते हैं फोन टैपिंग प्रकरण की, क्योंकि इस पर मुख्य सचेतक को नोटिस दिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर महेश जोशी को नोटिस भेजा। 24 जून को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी ने नोटिस को लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि उल्टा चोर कोतवाल वाली स्थिति राजस्थान में चलने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्रियों की साजिशों का भंडाफोड़ करेंगे, सरकार को गिराने वालों का पर्दाफाश करेंगे। निर्दलीय विधायकों के मसले पर बोले डॉक्टर महेश जोशी और कहा कि वो अपनी बात कह रहे हैं, हम उन्हें गाइड नहीं कर सकते। विधानसभा में उनसे उम्मीद कर सकते हैं, विधानसभा के बाहर उन्हें हम कुछ कहने से रोक नहीं सकते हैं। दरअसल कल सुबह 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के सामने उनको पेश होना होंगे या नहीं होंगे अलग सवाल, लेकिन आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर गजेंद्र सिंह ये मानते हैं कि वो सही हैं, तो फिर वही सैंपल वो क्यों नहीं दे? जयपुर में मजबूत हुआ तीसरी आंख का तंत्र। शहर में नए स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। गुर्जर की थड़ी और 200 फीट बाईपास पर लगाए गए कैमरे। एसीपी राहुल प्रकाश ने सीसीटीवी कैमरों का वर्चुअली शुभारंभ किया। यादगार से ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से इनका शुभारंभ किया गया। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रही। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये यकीनन मददगार साबित होंगे, क्योंकि जब आप दोनों ही इलाकों को देखेंगे, चाहे वो गुर्जर की थड़ी हो या फिर 200 फीट बाईपास, ये एक तरीके से चेक पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है जयपुर के। जैसे ही 200 फीट बाईपास को आप क्रॉस करेंगे तो एक तरफ अजमेर के लिए निकल जाएंगे और दूसरी तरफ रिंग रोड से होते हुए आप दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। इन पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरों का लगना बेहद जरूरी, क्योंकि इससे न सिर्फ अपराध पर लगाम लगेगी, या फिर जयपुर से कोई अपराधी अपराध को अंजाम देकर कहां भाग रहा है ये भी जानकारी लग पाएगी, और उसके जरिए पुलिस को अपराध को कंट्रोल करने में, अपराधी को पकड़ने में और शहर पर नजर रखने में बड़ा फायदा होने वाला है।
और अब बात करते हैं एसीबी के बड़े एक्शन की, क्योंकि घूसखोरों के खिलाफ एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सवाई माधोपुर एसीबी टीम की टोंक में बड़ी कार्रवाई हुई है। बनेटा थाने का हेड कांस्टेबल 15,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर से जुड़े प्रकरण में घूस मांगी गई थी। एसीबी ने थाना अधिकारी को भी डिटेन कर रखा है। थाना अधिकारी की भी एसीबी को लग रही है संदिग्ध भूमिका और इस वजह से उसको भी डिटेन किया गया है। एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी हर दिन घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। छोटी से लेकर बड़ी मछली हर किसी पर शिकंजा कस रही है और एक और बड़ा एक्शन एसीबी का दिखाई दिया और ये एक्शन सवाई माधोपुर में दिखाई दिया है। एसीबी की टीम ने टोंक में बड़ी कार्रवाई की है। बनेटा थाने का हेड कांस्टेबल 15,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया गया। दरअसल रंगे हाथों 15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर से जुड़ा ये प्रकरण जिसके अंदर घूस मांगी गई। इस दौरान एसीबी ने थाना अधिकारी को भी डिटेन किया, क्योंकि एसीबी को लग रहा है कि थाना अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और घूसखोरों को दबोच लिया। जेलों में महिला बंदी अब नहीं पहनेंगी सफेद साड़ी। राजस्थान की सभी जेलों में लागू होगा नया ड्रेस कोड। महिला बंदी पहनेंगी हल्के आसमानी कलर की साड़ी। जेल डीजी राजीव दासोत ने अजमेर में इसकी घोषणा की है। अब ये मांग की गई है या फिर अपनी तरफ से बदलाव किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सफेद साड़ी अक्सर अगर आप मान्यताओं के हिसाब से जाएंगे तो फिर हिंदू मान्यताओं में जब सुहाग नहीं रहता है उसके बाद पहनी जाए। हालांकि हो सकता है इसको लेकर ऑब्जेक्शन हुआ और इसके बाद ड्रेस कोड को बदला गया हो, या फिर हो सकता है खुद ही ये फैसला ले लिया गया हो कि सफेद साड़ी नहीं, अब ड्रेस कोड बदला जाएगा, आसमानी साड़ी रखी जाएगी। अजमेर के अंदर जेल डीजी राजीव दासोत ने इसकी घोषणा की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर की। अब जल्द होगा ईएसएल का 17 करोड़ का भुगतान। ग्रेटर नगर निगम ने फाइल भेजी सरकार के पास। ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर ने भी फाइल पर अपनी सहमति दे दी। पिछले कई सालों से कंपनी का बकाया चल रहा था, जिसको लेकर कंपनी भी ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही। लेकिन कार्यवाहक मेयर ने मामले को गंभीरता से लिया और आज फाइल पर सहमति देते हुए सरकार के पास भेज दी गई है। अगर सरकार से भी अप्रूव होती है तो मानकर चलिए कि ईईएसएल को 17 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। कई सालों से बताया जा रहा है कि ये पेंडिंग चल रहा था, लेकिन ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर ने फाइल पर अपनी सहमति दे दी और सहमति मिलने के साथ इस कंपनी को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि पैसों की किल्लत की वजह से कंपनी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा था कि वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। कार्यवाहक मेयर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज फाइल पर सहमति देते हुए सरकार के पास फाइल को भेज दिया। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम फैसले की। सोनामुखी के निर्यात के लिए क्रय में छूट दी गई है। सरकार ने ब्याज और जुर्माना राशि माफ की है। जोधपुर जिले से होता सोनामुखी पत्तियों का निर्यात। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात होता है। सोनामुखी एक बहुवर्षीय कांटे रहित झाड़ीनुमा पौधा होता है। दरअसल सोनामुखी की पत्तियां और फलियां विदेशों में निर्यात की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इनका इस्तेमाल कहां होता है, तो ये भी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल आयुर्वेदिक, यूनानी या फिर एलोपैथिक दवाइयों के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे दवाई बनाई जाती है और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम फैसला लेते हुए सोनामुखी के निर्यात में क्रय में छूट दे दी है। ब्याज और जुर्माना राशि भी माफ कर दी है। जोधपुर जिले के अंदर सोनामुखी पत्तियों का निर्यात होता है, यहां से निर्यात होता है और औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किया जाता है और यह निर्यात बढ़े, लोगों को राहत मिले और इसलिए फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। सोनामुखी एक बहुवर्षीय कांटे रहित झाड़ीनुमा पौधा, इसकी पत्तियां फलियां विदेशों में भेजी जाती हैं। दरअसल आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक दवाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बात करते हैं उन दो केंद्रीय मंत्रियों की जिनके बीच में तू-तू मैं-मैं चल रही है।
राजस्थान से आने वाले 2 केंद्रीय मंत्री आमने सामने हुए। 17 जून को हुई थी दिल्ली के अंदर बैठक। पंजाब से राजस्थान में आने वाले दूषित पानी को लेकर बैठक में पश्चिमी राजस्थान के दोनों केंद्रीय मंत्रियों में विवाद हुआ। विभागों के जिला स्तरीय कमेटी को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देख बैठक में मौजूद मंत्री, विधायक और अन्य लोगों ने बीच बचाव करा। अब मुद्दा तो दरअसल ये था कि पंजाब से जो दूषित पानी आ रहा है और उसकी वजह से पूरी बेल्ट के किसान परेशान, आम आदमी परेशान, उनको कैसे राहत दी जाए। लेकिन कमाल की बात यह, इस मुद्दे को लेकर 2 केंद्रीय मंत्री आमने सामने हो गए। दोनों के बीच में तू मैं होने लगी। हम जो बात करें, 17 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई थी कि पंजाब से जो राजस्थान में दूषित पानी आ रहा है उसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए, कैसे त्वरित समाधान हो। हर साल ये समस्या होती है, इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। एक ऐसा स्थायी समाधान जिसके बाद इस तरीके की बैठकें करने की जरूरत ना हो। लेकिन बैठक में मंत्री ही तू मैं करने लग गए। 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच में विवाद हो गया। विभागों की जिला स्तरीय कमेटी को लेकर विवाद हुआ और विवाद जैसे ही बढ़ता दिखा, वहां जो मंत्री मौजूद थे, विधायक जो मौजूद थे, अन्य लोग जो मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट से पूर्व मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी की जमानत खारिज हो गई है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत ने जमानत को खारिज कर दिया है। व्यापारी को ब्लैकमेल करने के मामले में प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है। पीपी शेर सिंह महिला ने विरोध करते हुए अदालत को बताया और कहा कि प्रियंका ने करीब 55 लाख रुपए व्यापारी से लिए थे। अभियुक्त का पति भी पुलिस में है। ऐसे में बहुत गंभीर अपराध है और जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके का यह मामला बताया गया। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव अजमेर में मीडिया से बातचीत में कोरोना को लेकर यादव बोले और कहा कि महामारी में केंद्र सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की। बीजेपी करेगी हेल्थ वॉलंटियर्स बनाने का काम। आज की तारीख में भारत में 27 करोड़ लोगों को टीका लगा है। भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना महामारी में राज्य सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। केंद्र ने राजस्थान को हर संभव मदद पहुंचाई। राजस्थान में ही 11 लाख टीके खराब हो गए। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर तंज कसा और कहा कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कामों की लीपापोती की जा रही है। राजस्थान के हाल बेहाल हो चले हैं। महिला अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। यादव ने बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात करते नजर आए। कोरोना काल में किस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया ये बताते नजर आए। राज्य सरकार को हर संभव मदद पहुंचाई ये बताते नजर आए और साथ में राज्य सरकार पर तंज कसते हुए भी ये कहते सुनाई दिए कि 11 लाख डोज राजस्थान सरकार ने बर्बाद कर दी। और जिस बैठक को एक तरीके से अगुवाई भूपेंद्र यादव कर रहे थे, उसमें विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल भी मौजूद थे। कोटा में आज मिले कांग्रेसी विधायक और मंत्री के दिन। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का महकमा बदलने की मांग करते हुए पत्र लिखा गया था, लेकिन आज वन मंत्री आए कोटा तो स्वागत में दिखे विधायक भरत सिंह। यही नहीं, अपने हाथों से वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का मुंह भी मीठा कराया गया और पूछा गया कि 2.5 साल तक जंगल नहीं देखने की शिकायत वाला सवाल, तो बोले विधायक भरत सिंह 100 सुनार की एक लोहार की। मंत्री जी ने एक ही दौरे में पूरी कर दी सारी कसर। इस दौरान मुस्कुरा रही थी भरत सिंह के पास खड़े वन मंत्री सुखराम बिश्नोई। का स्वागत है और बात करते हैं धार्मिक स्थलों की। दरअसल उनको खोलने की तैयारी की जा रही है। 2.25 महीने बाद धार्मिक स्थल खोलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थल खोलने के संकेत दिए थे। संकेतों के बाद दर्शनार्थ गाइडलाइन के अनुसार इंतजाम किए जा रहे हैं, यानी कि मानकर चलिए कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये घोषणा कर सकते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को खोलने की बात सामने आ सकती है।
सुपर टाइगर कॉरिडोर से बदलेगी प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तस्वीर। धौलपुर से कोटा तक पूरे कॉरिडोर में सुनाई देगी बाघों की दहाड़। पहली बार पूरी चंबल बेल्ट में हर जगह दिखेंगे बाघ। धौलपुर, कैला देवी, आमली, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा। इधर एनसीआर में सरिस्का के बाघों से बढ़ रहा आकर्षण। फिलहाल प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। अलग अलग बाघ अभ्यारण्य को समझे तो रणथंभौर में सबसे ज्यादा 69 बाघ हैं। सरिस्का में संख्या 23 है। करौली, धौलपुर में 4-4, रामगढ़, मुकुंदरा में 1-1 बाघ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 103 बाघ और 4 टाइगर रिजर्व से टूरिज्म इंडस्ट्री को संजीवनी मिलेगी। जल्द ही कुंभलगढ़, टोडगढ़ में के रिजर्व बनने की संभावना से और भी ज्यादा मजबूती मिलती नजर आई। प्रदेश में मानसून पड़ा धीमा। तय समय से 7 दिन पहले प्रदेश में मानसून ने की थी एंट्री। मानसून की उत्तरी रेखा अटकी है बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर में। अगले 7 दिन तक कमजोर रहेगा मानसून। अच्छे मानसून से प्रदेश की बांधों में होगी पानी की आवक। बीसलपुर बांध में फिलहाल कुल भराव क्षमता 26.92% ही पानी बचा है। प्रदेश के 22 बड़े बांधों में से 8 बांध सूख चुकी है। इनमें से केवल 5 बांध ही ऐसे हैं जिनमें बचा है 50% से ज्यादा पानी। और अगर मानसून वक्त पर नहीं आता तो समस्या बढ़ सकती है। न सिर्फ मानसून को वक्त पर आना है बल्कि झमाझम बारिश करनी है ताकि ये बांध लबालब भर जाए, इनके ऊपर चादर चले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर भारी वन विभाग। दरअसल एएसआई ने रणथंभौर दुर्ग खोलने की इजाजत, लेकिन वन विभाग ने गेट बंद कर रखे। टाइगर पार्क बंद रहने से खोलने के आदेश के बाद भी रणथंभौर दुर्ग नहीं खुल रहा। विश्व विरासत में शुमार रणथंभौर दुर्ग को देखने से पर्यटक महरूम हैं। पार्क के गेट बंद होने से दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर्यटक पहुंच नहीं पा रहे, श्रद्धालु पहुंच नहीं पा रहे। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर अभी बंद है, लेकिन भारत के गेट बंद रहने से दुर्ग में भी पर्यटन गतिविधियां बंद हैं। ऐसे में एएसआई को उठाना पड़ रहा है राजस्व का भारी नुकसान। वहीं रणथंभौर की रानी अब सरिस्का को आबाद करेगी। रणथंभौर से बाघिन रिद्धि को सरिस्का शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई है। विरोध के बाद भी रिद्धि के सरिस्का शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू है। ट्रैकुलाइज कराने वाली टीम का आज आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। बाघिन की लोकेशन ट्रेस कर ट्रैकुलाइज करने की तैयारी की गई। इसके बाद सड़क मार्ग से रिद्धि को सरिस्का ले जाया जाएगा। बाघिन एरोहेड की बेटी है रिद्धि। बहन सिद्धि से अक्सर टकराव की तस्वीरें मिलती रही। हालांकि वो जो प्रेमी हैं उनको काफी ज्यादा लुभाती थी तस्वीरें, लेकिन मां एरोहेड पर भी हमला कई बार कर चुकी थी और उसके बाद ये लग रहा था कि टेरिटरी की जंग में कहीं किसी को खोना ना पड़ जाए, इसलिए अब शिफ्टिंग की तैयारी कर दी गई। कोरोना काल में बढ़ा सरकार का राजस्व। जमीन मकान की रजिस्ट्रियों से मिला 740 करोड़ का राजस्व। पंजीयन मुद्रा शुल्क विभाग तय लक्ष्य का 80% राजस्व जुटाने में सफल रहा। जयपुर के 12 सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में इस साल अब तक 53,000 रजिस्ट्री हुई। इस अवधि में 15,500 करोड़ कीमत का प्रॉपर्टी कारोबार हुआ है। हालांकि मई में लॉकडाउन की वजह से रजिस्ट्रियां कम हुई है। सच्चाई ये भी है कि जून में अनलॉक के बाद प्रॉपर्टी कारोबार में बाहर आई है और इससे सरकार को जून में 90 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।